कैसे हो सभी? बढ़िया हो? सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जीत की तैयारी विश्वास के साथ एप्लीकेशन और गुरुकुल परिवार की ओर से यहाँ एक क्लास स्टार्ट आपकी। आज ह्यूमन डिजीज का आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। ह्यूमन डिजीज का सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास में अपन ने विद्यार्थियों डिस्कस किया था ह्यूमन डिजीज के बारे में, मानव रोग। और मानव रोग से अच्छे अच्छे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3। पहला क्वेश्चन आपको बताया था टेबल से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? टेबल से। दूसरा क्वेश्चन आपका कारक से पूछा जाएगा और तीसरा क्वेश्चन उपचार से पूछा जाता है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि रोग जो होता है इसका अध्ययन क्या होता है, रोग कारक का अध्ययन क्या कहलाता है। अब इससे संबंधित और देखिए तो रोग कितने प्रकार के बताए थे आपको? 2 प्रकार के। पहला कौन सा था आपका? आनुवांशिक रोग, जिसे जेनेटिक्स डिजीज कहा जाता है। दूसरा जो रोग बताया था वो कौन सा था? उपार्जित। उपार्जित का मतलब जन्म के बाद अर्जित होने वाले रोग। बोलो क्लियर है क्या? इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था विद्यार्थियों की जो जेनेटिक्स डिजीज होता है इसमें से सबसे पहला जो रोग होता है वो आपका बताया था हीमोफीलिया। कौन सा रोग बताया था? हीमोफीलिया। 2 नंबर पे अपन डिस्कस करें तो आपको बताया गया था वर्णांधता। कौन सा बताया गया था? वर्णांधता। 3 पे यदि अपन डिस्कस करना चाहें तो 3 नंबर पे डिजीज था आपका सिकिल सेल एनीमिया। यहां से 2017 एलडीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था सिकिल सेल एनीमिया के बारे में। और 4 नंबर पे आपसे डिस्कस किया जाए तो थैलेसीमिया। और 5 पे सिंड्रोम। और सिंड्रोम मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट 2021 एग्जाम में भी यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है क्या? तो लास्ट क्लास में अपन ने टेबल के बारे में देख लिया था पूरा कंप्लीट। बोलो हाँ या ना? यस। तो टॉपिक अपना था विद्यार्थियों मानव रोग का, ह्यूमन डिजीज का टॉपिक चल रहा था। और आज की कक्षा के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे जेनेटिक्स डिजीज, इसका मतलब आनुवांशिक रोग। कौन से रोग देखेंगे? आनुवांशिक रोग। अब देखो आप सभी को पता ही है कि आनुवांशिक जो रोग होते हैं ये कौन से होते हैं या इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश में तो जेनेटिक्स डिजीज कहा जाता है। अब ये वो रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हो? स्थानांतरित होते हो अर्थात संचित होते हो। उसे क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक रोग। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए अपन तो सीधा सीधा कहेंगे कि ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित होते हो। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी में जाएंगे विद्यार्थियों? दूसरी पीढ़ी में। एक पीढ़ी से विद्यार्थियों ये दूसरी पीढ़ी में जब स्थानांतरित होते हो, क्लियर? दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो तो दूसरी पीढ़ी में जब स्थानांतरित हो तो इसे कहा जाएगा जेनेटिक्स डिजीज। ओके, तो ये तो आपको परिभाषा के रूप में बताया गया। सबसे पहला इसके अंदर अपन देखेंगे नंबर 1 पे वर्णांधता। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्णांधता। देखो कलर ब्लाइंडनेस बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये आपके 2013 जलप्रति एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? क्वेश्चन के अंदर ये आंसर था कि वर्णांधता एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है जी। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। तो नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि रंगों का ज्ञान कराने वाली संकोच में क्या होती है? अनुपस्थित होती है, इसलिए वो रंगों का ज्ञान नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति को लाल तो दिखाई देगा हरा और हरा दिखाई देगा लाल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लाइट के टॉपिक में आप पढ़ते हो प्रकाश के रंग और उसमें सबसे पहला पढ़ते हो प्राथमिक रंग। कौन सा पढ़ते हो? प्राथमिक रंग। और प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ब्लू जिसे आप कहते हो नीला, दूसरा होता है ग्रीन जिसे आप कहते हो हरा, और तीसरा होता है रेड जिसे आप कहते हो लाल। तो बोलो नीला, हरा और लाल प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं क्या? तो यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति प्राथमिक रंगों में विभेद कर पाता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं कर पाएगा। हाँ या ना? यस। तो वर्णांधता के अंदर अपन सबसे पहले देखें तो इससे 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होगा कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति, वर्णांधता से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। कौन कौन से रंग में नहीं कर पाता? लाल व हरे रंग में। क्लियर? दोनों नाम आप याद रखोगे कि कौन कौन से रंग होते हैं लाल व हरे रंग में। ब्रैकेट में विद्यार्थी में यहां पे लिख देता हूं प्राथमिक रंग। कौन से रंग? प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग के रूप में आप जान ही जाओगे कौन कौन सा होता है। एक हो गया आपका नीला, दूसरा हो गया आपका हरा और तीसरा हो गया आपका लाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक रंगों में विभेद नहीं कर पाता। प्राथमिक रंग कौन से होंगे? नीला होगा, हरा
हरा होगा और लाल होगा। तो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। विभेद का मतलब हो गया अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। ओके, क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। यस, साथ साथ में बोला करो जिससे ये पता चले कि हाँ आप एक्टिव हो क्लास के अंदर। क्लियर? अब देखो यहां से दूसरा जो क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति इन रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मुख्य रीजन क्या होता है? तो अपन कहेंगे कि रंगों का ज्ञान कराने वाली शंकु, रंगों का ज्ञान कराने वाली, रंगों का ज्ञान कौन करवाती है विद्यार्थियों? शंकु। तो रंगों का ज्ञान कराने वाली शंकु अनुपस्थित होती है। ओके, ज्ञान कराने वाली शंकु क्या होगी? यहाँ पे अनुपस्थित होगी, इसलिए वो व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता। अब यहां से देखो एक अच्छा क्वेश्चन और निकलता है क्या, जैसे मान लीजिए अपन चर्चा करें इसके अंदर, ये मान लीजिए आपका क्या है? नेत्र है। क्या है विद्यार्थियों? नेत्र। अब यहाँ इसके अपन दो पार्ट करते हैं, एक तो हो गया आपका शंकु और दूसरा हो गया आपका शलाका। एक हो गया शंकु और दूसरा हो गया आपका क्या? शलाका। अब देखो शंकु की बात करें तो शंकु के बारे में तो आप बता सकते हो कि रंगों का ज्ञान कराती है शंकु। किसका ज्ञान करवाती है? रंगों का ज्ञान। क्लियर है? लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ शलाका से पूछ लिया जाए कि ये शलाका जो है, ये शलाका का क्या कार्य होता है? तो शलाका विद्यार्थियों एक तो अंधेरे का ज्ञान करवाती है, अंधेरे, और दूसरा किसका ज्ञान करवाती है? उजाले का। अंधेरे व उजाले का ज्ञान कौन करवाती है विद्यार्थियों? शलाका करवाती है। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थी? यदि कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सरिता जी यस छाप दिया सर जी, चलो अच्छी बात है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सुरेश कुमार जी सर जी पांव लगो, आशीर्वाद दे दीजिए। तो खुश रहो विद्यार्थी, रोज ही बोलते हैं आपको बेस्ट ऑफ लक, भाग्य आपका साथ देवे। क्लियर? अब देखो थोड़ा आगे चले विद्यार्थी यहां से, तो इन दोनों में से दो क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको पूछा जाएगा कि वर्णांधता के अंदर, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर वाहक का कार्य तो कौन करेगा और प्रभावी कौन होता है? छोटी एग्जाम के अंदर बात करें, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, आर्मी एग्जाम है, इनके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि इसके अंदर वाहक का कार्य कौन करता है और दूसरा प्रभावी जो होता है विद्यार्थियों ये कौन होता है? तो देखो अच्छे क्वेश्चन है। वाहक, वाहक का कार्य हमेशा विद्यार्थियों इसके अंदर मादा ही करती है। कौन करती है? मादा। और प्रभावी कौन होता है विद्यार्थियों? पुरुष होता है। लेकिन आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा क्या कि सर वाहक का कार्य मादा ही क्यों करेगी, पुरुष क्यों नहीं करता? अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो आपको पता है कि गुणसूत्र की संख्या विद्यार्थियों कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। और आपको जोड़ी में पूछा जाए तो कितनी जोड़ी होती है? 23। कितनी जोड़ी होती है? 23। क्लियर है क्या? 23 जोड़ी के अंदर विद्यार्थियों इसको दो भागों में बांट दिया। एक होता है आपका अलिंगी गुणसूत्र और दूसरा होता है आपका लिंगी गुणसूत्र। अलिंगी गुणसूत्र की संख्या विद्यार्थियों नर और मादा के अंदर समान होती है। कितनी होती है? 44। कितनी होती है? 44। यदि दो बात करें, दो गुणसूत्र और, तो नर के अंदर गुणसूत्र की लिंगी गुणसूत्र के रूप में देखा जाए तो नर में होगा अक्ष वाई और मादा में होगा अक्ष एक्स। बोलो हाँ या ना। आपको पूछा जाए कि लैंगिक जनन की क्रिया में कौन सी जोड़ी सहायक होती है? 21वीं, 22वीं, 23वीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताओगे 23वीं जोड़ी सहायक होती है। 23वीं जोड़ी क्यों सहायक होती है? क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? लिंग गुणसूत्र के रूप में। और नर के अंदर लिंग गुणसूत्र के रूप में 23वीं जोड़ी के रूप में क्या होता है विद्यार्थियों? अक्ष वाई होता है। हाँ या ना। और मादा के अंदर क्या होगा? अक्ष अक्ष होता है। तो ये 23वीं जोड़ी होती है, वो जनन क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। और यहाँ देखो अलिंगी गुणसूत्र की बात करें तो 22 जोड़ी जो होती है ये तो समान होती है नर और मादा के अंदर, अर्थात 44 गुणसूत्र तो उसमें क्या है? समान। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ये भी पिछली बार एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको गलत हो जाते हैं और एग्जाम के अंदर स्कोर को क्वालिफाई आप नहीं कर पाते हो। हाँ या ना। और रास्ता देखना पड़ता है असफलता का। किसका देखना पड़ता है? असफलता। तो यहां से वाहक का कार्य मादा करती है और प्रभावी कौन होता है? पुरुष होता है। अब देखो क्यों होता है? तो मादा के अंदर 23वीं जो गुलिंगी गुणसूत्र है वो कौन से होते हैं? अक्ष अक्ष। बोलो हाँ या ना। और पुरुष के अंदर क्या होता है? अक्ष वाई। बोलो यही होता है क्या? अब यहां से देखना कि इसके अंदर एक अक्ष गुणसूत्र तो प्रभावी होता है और दूसरा अक्ष गुणसूत्र क्या होता है? अप्रभावी। क्या होता है बच्चों? अप्रभावी। तो देखो ये अक्ष गुणसूत्र है, ये तो है आपका प्रभावी, और ये दूसरा जो होता है ये क्या है? अप्रभावी। अब यहां इस अप्रभावी के ऊपर प्रभावी अक्ष गुणसूत्र जो होता है ये अपना प्रभाव नहीं डालता, अतः मादा किसका कार्य करती है? वाहक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है?
वाहक का। पुरुष प्रभावी होगा, क्यों होगा? क्योंकि पुरुष के अंदर अक्ष गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और जो पूर्ण रूप से क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? प्रभावी होती है। हाँ या ना? अरे बोल राजा, हाँ या ना? यस, क्लियर है क्या? तो वाहक का कार्य कौन करेगी? प्रभावी कौन होता है? वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद कर पाता है क्या? नहीं। हाँ या ना? यस। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि रंगों का ज्ञान कौन करवाती है? अच्छा, अंधेरे और उजाले का ज्ञान कौन करवाते हैं? एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? देखो कि यदि इसकी जांच की जाए विद्यार्थियों कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति की जो जांच होती है वो किस कार्ड के द्वारा होती है, उस कार्ड का नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों एसी हेरा कार्ड। क्या नाम होता है? एसी हेरा कार्ड। ग्रेड फर्स्ट के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था विद्यार्थियों कि एसी हेरा कार्ड है वो किस रोग से ग्रसित व्यक्ति की जांच की जाती है? तो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति की एसी हेरा कार्ड के द्वारा क्या की जाती है? जांच की जाती है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस सर, पढ़ाने में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छी बात है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार चलो अच्छी बात है, जो आपको आता है आंसर उसका आंसर दीजिए जिससे पता चले कि हाँ आपको कितना आता है। क्लियर? यस सर, बहुत ही अच्छा, शानदार, चलो अच्छी बात है। आगे चले विद्यार्थियों इसके बाद में, तो 2 नंबर पे जो आपका रोग आता है वो है हीमोफीलिया। कौन सा होता है? हीमोफीलिया। अच्छा है विद्यार्थियों, नाम भी अच्छा है, हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया। अब आपको पता है कि हीमोफीलिया जो रोग है विद्यार्थियों, इसको किस नाम से जाना जाता है? शाही रोग। किस नाम से? शाही रोग। हाँ या ना? इसको विद्यार्थियों अपन और किस नाम से जानते हैं? अक्ष सहलगन रोग। किस नाम से? अक्ष सहलगन। और इसको किस नाम से जानते हैं? क्रिसमस रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? क्रिसमस रोग। क्लियर? इसके दो कितने सारे नाम हैं। पहला नाम क्या है? हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। दूसरा क्या है? शाही। तीसरा क्या है? अक्ष सहलगन। और चौथा क्या है? क्रिसमस रोग। हाँ या ना? यस। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि शाही रोग क्यों कहा गया? विक्टोरिया की महारानी। क्लियर? और उसकी ये रोग हो गया था, और वो कौन से परिवार से थी? शाही परिवार से। अब शाही परिवार से होने के कारण ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती गई? स्थानांतरित। जर्मनी है, पेरिस है, ब्रिटेन है, ऐसे आगे से आगे बढ़ता गया, तो इस रोग को नाम दे दिया क्या? शाही रोग। अक्ष सहलगन रोग क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रभावी कौन सा गुणसूत्र होता है? अक्ष प्रभावी होता है। अच्छा, क्रिसमस रोग क्यों कहा गया? तो देखो एक वैज्ञानिक था स्टीफन क्रिसमस, उसके अंदर 9 नंबर का रुधिर स्कंदन कारक क्या था? एब्सेंट था, और उसी के नाम के आधार पर इस रोग का नाम क्या दे दिया गया? क्रिसमस रोग। बोलो तीनों चीजें क्लियर है क्या यहाँ पे? अब देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हीमोफीलिया रोग है क्या, तो अपन कहेंगे कि यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? आनुवांशिक रोग। सभी को पता है कि जेनेटिक्स डिजीज पढ़ रहे हैं तो है ही आनुवांशिक रोग। लेकिन बात करना चाहे कि सामान्य व्यक्ति की जैसे मान लीजिए चोट लग जाए, तुम लोग जा रहे हो तो देखो नीचे गर्दन करके तो कोई चलता ही नहीं आजकल, आज तो सामने मुंह फाड़ के चलते हो। हाँ या ना? और फिर सामने कोई पत्थर आ जाए, कोई खड्डा आ जाए और गिर जाओ, और गिरने के बाद एहसास होता है। हाँ या ना? यस, चोट लगी रे, अब आगे क्या हो? खालिस्तान की पूर्ति कीजिए रे। हाँ या ना? अब आपके ब्लड ज्यादा निकलेगा, बॉडी से निकलेगा। अब फाइब्रिनोजन प्रोटीन है तो रुधिर का थक्का बन जाएगा, और हीमोफीलिया से ग्रसित है तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो बॉडी से ब्लड ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा निकलेगा तो खालिस्तान की पूर्ति कीजिए, क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु होगी। होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? यस। राम के घर क्या हो जाएगा? प्यारा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होता है ना ऐसा? तो ऐसा ना हो, सावधानी से चलिए रास्ते में। क्लियर है क्या? तो हीमोफीलिया की बात करें तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि सामान्य जो व्यक्ति होता है, कौन सा व्यक्ति? सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति के विद्यार्थियों चोट लगने पर, सामान्य व्यक्ति के चोट लगने पर रुधिर का थक्का उसमें क्या होता है? शीघ्रता से बन जाता है। रुधिर का थक्का क्या होगा? शीघ्रता से बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन उसमें क्या होती है? उपस्थित होती है। हाँ या ना? यस। साथ साथ में बोला करो जिससे ये पता रहे कि हाँ समझ में आ रहा है, शीघ्रता से बन जाता है। अब देखो आगे जैसे बात करें इसी के अकॉर्डिंग हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है। किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से मान लो ग्रसित व्यक्ति, हीमोफीलिया से ग्रसित जब व्यक्ति होता है, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति के चोट लगने पर, क्लियर है? चोट जब लगेगी तो विद्यार्थी उसमें रुधिर का थक्का शीघ्रता से नहीं बनता। क्लियर है क्या? रुधिर का थक्का, किसका थक्का विद्यार्थियों? रुधिर का थक्का नहीं बनता, और रुधिर का थक्का जब नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है क्या? यस।
उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण यह है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन उसमें क्या होती है, कम सक्रिय रहती है। आपको पता है कि रुधिर का थक्का जो बनता है इसके अंदर कौन सी विटामिन सहायक है, आपको ऑप्शन में दे दे ए, बी, सी, के, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, के। शाबाश, बहुत ही अच्छा, क्योंकि के विटामिन जो होती है उसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। रुधिर के थक्के में सहायक होती है। जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होती है उसके अंदर रुधिर का थक्का शीघ्रता से नहीं बनता। जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप लोग पढ़ते हो कि जैसे आंत होती है, आंत भी दो प्रकार की, एक छोटी और एक बड़ी, एक स्मॉल और एक लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के विद्यार्थियों तीन भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और मलाशय। कोलन भाग के अंदर एक जीवाणु होता है, इकोलाई सहजीवी जीवाणु। वो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ से पोषण लेता है और बदले में अपने को क्या देता है विद्यार्थियों, विटामिन के का निर्माण देता है। और विटामिन के किसके द्वारा बनती है, कोलन में बनती है, इकोलाई सहजीवी जीवाणु के द्वारा बड़ी आंत का भाग होता है। बोलो हाँ या ना, यस। तो आपको पूछा जाए कि रुधिर का थक्का क्यों नहीं बनता, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अनुपस्थिति होगी, अर्थात विटामिन के उसके अंदर कम सक्रिय रहती है। क्लियर है क्या। अब इसमें भी विद्यार्थियों वही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ से कि इसके अंदर वाहक का कार्य कौन करता है और प्रभावी कौन होता है। तो सीधी बात है, आप यहाँ से बता दोगे सर वाहक का कार्य तो इसमें मादा ही करेगी। कौन करेगी, मादा, क्योंकि अक्ष गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, दो, जिसमें एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। अप्रभावी के ऊपर प्रभावी के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। बोलो होंगे क्या, हाँ या ना, यस, नहीं होंगे। इसलिए मादा किसका काम करती है, वाहक का। आपको पूछा जाए प्रभावी कौन होता है, तब आप बोलोगे सर प्रभावी पुरुष होता है। क्यों होता है, अभी बताया था, अक्ष गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है, एक होती है, और जो पूर्ण रूप से क्या होगी, प्रभावी होगी, अतः पुरुष क्या होगा, प्रभावी होगा। लेकिन विद्यार्थियों आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। हीमोफीलिया में आपको ये नहीं पूछेगा कि हीमोफीलिया में वाहक का कार्य कौन करता है, प्रभावी कौन होता है। यहां से स्टैंडर्ड लेवल का अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो भी न्यूमेरिकल से संबंधित। किससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्यार्थियों। ओके, यस, क्लियर है। नमस्कार विद्यार्थियों, करीम खान जी नमस्कार, नमस्कार। यस, जब भी आपको पूछा जाए तो उसका आंसर दे दिया करो। शाबाश, मादा वाहक का कार्य करती है। दिनेश सारण जी बहुत ही अच्छा। सर प्रभावित पुरुष होते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, शाबाश, क्या बात है। आर एस मेंस निकलेगा सर जी अब की बार, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट, क्या बात है। काफी मेहनत करोगे तो देखो रिजल्ट निकाल ही दोगे। दिनेश सारण जी प्रभावित पुरुष होता है, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो आगे चले फिर इसके अंदर विद्यार्थियों तो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। यहाँ से क्या पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल की बात करें तो आप लोग बताना, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं सबसे यही पूछा जाएगा, बताना इस क्वेश्चन का आंसर। यदि सामान्य पुरुष की बात की जाए, किसकी बात की जाए, सामान्य पुरुष की, तो सामान्य पुरुष का सिंबल क्या होता है। आपको पूछा जाए सामान्य पुरुष, तो सामान्य पुरुष का सिंबल क्या होता है। देखो विद्यार्थियों सामान्य पुरुष का सिंबल होता है अक्सवाई। क्या होगा, अक्सवाई। यदि आपको पूछा जाए कि हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष, कौन सा पुरुष है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से ग्रसित जो पुरुष होता है, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष, हीमोफीलिया से ग्रसित जो पुरुष है इसका सिंबल क्या होगा। तो हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का सिंबल होता है XHY होता है। क्या होगा, XHY। और यही बात आपको पूछी जाए कि सामान्य जो मादा होती है, कौन सी मादा, सामान्य, सामान्य मादा का सिंबल क्या होगा विद्यार्थियों, अक्ष होता है। क्या होता है, अक्ष। जबकि बात करें वाहक मादा, कौन सी मादा, वाहक मादा, कि वाहक मादा का सिंबल क्या होगा, तब आप कहोगे XH, अक्ष होगा सर। और तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मादा से संबंधित, हीमोफीलिया से ग्रसित मादा, हीमोफीलिया से ग्रसित जब मादा होगी तो हीमोफीलिया से ग्रसित मादा का सिंबल विद्यार्थियों क्या होगा, XH होगा, हाँ या ना, यस। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी ने अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। रेणु जी क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। परी जी बहुत ही अच्छा। संदीप सिंह जी यस सर, मेरा भी देखो कमेंट, यस देख लिया विद्यार्थियों। सुभाष चौधरी जी यस, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो सर, काफी मजा आ रहा है। अच्छा, मजा किसको कहते हो आप लोग, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है उसको बोल रहे हो ना, यस, यही बात है। तो देखो सामान्य मादा का अक्ष, वाहक मादा का अक्ष, हीमोफीलिया से ग्रसित मादा का अक्ष, और सामान्य पुरुष की बात करें तो XY, और हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष की बात करें तो XHY होता है। अब यहां से विद्यार्थियों जब न्यूमेरिकल पूछा जाए आपको तो उस न्यूमेरिकल का आंसर किस हिसाब से दोगे। देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताओगे, देखते हैं सबसे जल्दी आंसर कौन दे पाता है। देखो एग्जाम में यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, हीमोफीलिया से संबंधित क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी कैसे आएगा, देखिए
यहां आपको कहा जा रहा है सामान्य पुरुष की शादी, सामान्य पुरुष की शादी, सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया ग्रसित मादा से। सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे, जितने भी लाइव विद्यार्थी हैं। हीमोफीलिया ग्रसित मादा से कर दी जाए, हीमोफीलिया ग्रसित मादा से, सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया ग्रसित मादा से करा दी जाए, करा दी जाए तो होने वाली संतान पर, तो होने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, होने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर, आंसर देखो आपको यहां पे बताना पड़ेगा क्या आंसर है। देखो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है 50%, 50% हीमोफीलिया ग्रस्त मादा। क्लियर है, 50% हीमोफीलिया ग्रस्त मादा। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है विद्यार्थियों 50% हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष, हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 50% हीमोफीलिया, 50% सामान्य पुरुष, 50% सामान्य पुरुष। क्लियर है, हाँ या ना, यस, 50% सामान्य पुरुष। और लास्ट वाला ऑप्शन विद्यार्थियों आपको दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया गया है ए व बी दोनों। और आजकल देखो शिक्षा मंत्री कह रहा है कि विद्यार्थियों को 5 ऑप्शन दिया जाना चाहिए। कितने ऑप्शन? 5, जिससे कहीं ना कहीं गलती ना करे, हाँ या ना। तो 5वां ऑप्शन आपको एक और दे दिया जाता है, ये लो जी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कि हाँ या ना, यस, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको कहा गया है विद्यार्थियों क्या, कि देखिए सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया ग्रसित मादा से करा दी जाए तो होने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको दिया गया है। तो इसको आप देखो सॉल्व कैसे करोगे। सामान्य पुरुष की बात चल रही है तो सामान्य पुरुष का सिंबल क्या होता है? XY। और हीमोफीलिया ग्रसित मादा की बात करें तो बोलो यही आ रहा है क्या, हाँ या ना, यस, हीमोफीलिया ग्रसित मादा का सिंबल यही होता है। अब बात करें विद्यार्थियों तो इसकी क्रिया आप इसके साथ करवाओगे तो अपने पास सिंबल क्या आ गया, अक्ष H अक्ष, हाँ या ना, यस, अक्ष H अक्ष आ गया, बोलो हाँ या ना, यस, आ गया क्या, अक्ष H अक्ष। इसकी क्रिया आप इसके साथ करवा दो तो बोलो सिंबल क्या आ गया, अक्ष H अक्ष। इसकी क्रिया आप इसके साथ करवाओगे तो अपने पास सिंबल क्या आ गया, अक्ष H Y। और इसकी क्रिया इसके साथ करवाओगे तो बोलो सिंबल क्या आ गया, अक्ष H Y। यहां आप देखिए ये अक्ष H अक्ष, अक्ष H अक्ष है, तो ये कौन सी मादा है, वाहक मादा। कौन सी मादा है, वाहक मादा, हाँ या ना, यस। और यहां देखो तो ये कौन से पुरुष है, हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष। कौन से पुरुष है, हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष है, हाँ या ना, यस। प्रतिशत कितनी भी लिया जाते हैं, 100 पे। तो यहाँ भी वाहक मादा कितनी प्रतिशत है विद्यार्थियों, 50। और हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष कितने हैं, 50। क्लियर है क्या, वाहक मादा है 50 और हीमोफीलिया ग्रस्त है पुरुष कितने, 50। क्लियर है, तो वाहक मादा इधर देखो 50% तो कौन सी मादा थी, वाहक मादा, हाँ या ना। और 50% कौन थे, हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष। बोलो यही दे गया, ऑप्शन में देखो आपके सामने कुछ आ रहा है, 50% वाहक मादा, बोलो आ रहा है क्या कहीं पे, हाँ या ना, यस। कहीं पे भी नहीं दिख रहा है क्या, यस, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। दूसरा 50% हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष, तो 50% हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष सर ये तो मिल रहा है, हाँ या ना, यस। लेकिन ये वाहक मादा का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलो क्लियर है क्या। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन को यहाँ ऐसे दे दिया जाता, क्वेश्चन तो यही है लेकिन ऑप्शन चेंज किया जाता कि 50% वाहक मादा, ए ऑप्शन आता, दूसरा आता 50% हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष और तीसरा देता ए व बी दोनों। तो आंसर क्या करते आप, ए व बी दोनों। बोलो क्लियर है क्या, हाँ या ना, यस। तो सभी विद्यार्थी ने देख भी लिया होगा कि हाँ इसका आंसर ऐसे आएगा, यस। नमस्कार, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी, शाबाश विद्यार्थियों। राकेश कुमार जी बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा, शाबाश। ई ऑप्शन होगा सर जी, यस। चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है।
रूम ले सकते हैं क्या तारानगर में? हाँ जी, तारानगर में रूम ले सकते हैं, आपकी क्लास ऑफलाइन मिल सकती है जी। क्लियर है? आगे जैसे चर्चा करें विद्यार्थियों, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों, देखो जब सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं, जब हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष, बातें नहीं, हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष की शादी, यहां कहा गया है कि हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष, यहां मैं सिंबल लिख देता हूं अक्स HY। हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष की शादी विद्यार्थियों किसके साथ करवाई जाए? हेमोफीलिया ग्रस्त मादा ही ले लेते हैं, किसको लेते हैं? हेमोफीलिया। ओके, जब हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष की शादी हेमोफीलिया ग्रस्त मादा से, ओके, हेमोफीलिया ग्रस्त मादा से, अब हेमोफीलिया ग्रस्त मादा का सिंबल क्या होगा? अक्स H अक्स। क्लियर है? ग्रस्त मादा से करा दी जाए। क्लियर है? यस। तो संतान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले आप देखो, सभी को आना चाहिए विद्यार्थियों इसका आंसर निकालना। हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष की बात हो रही है तो इसका सिंबल हो गया अक्स HY, और हेमोफीलिया ग्रस्त मादा की बात हो रही है तो अक्स H। आपस में क्रॉस क्रिया करवा दो तो आपके पास सिंबल आ गया अक्स H। इसकी क्रिया इसके साथ करवा दो तो आपके पास सिंबल आ गया अक्स H। इसकी क्रिया आप इसके साथ करवा दो तो आपके पास सिंबल आ गया अक्स HY, और इसकी क्रिया इसके साथ करवा दो विद्यार्थियों, आपके पास सिंबल आ गया अक्स HY। आप देख लो यहां से अक्स H है क्या? हेमोफीलिया से ग्रस्त मादा है। क्या है विद्यार्थियों? ये हेमोफीलिया से ग्रस्त मादा। बोलो, हेमोफीलिया से ग्रस्त है क्या? हेमोफीलिया से ग्रस्त मादा का सिंबल क्या आता है विद्यार्थियों? यही आता है अक्स H। तो आप कह सकते हो कि सर 50% हेमोफीलिया से ग्रस्त क्या होगी? मादा होगी। क्या होगी? मादा। और यहाँ पे देखो अक्स HY, इसका मतलब है 50% क्या है? हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष है। बोलो हाँ या ना? यस। तो आपको ऑप्शन में दिया जाए कि जब हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष की शादी हेमोफीलिया ग्रस्त मादा से करवा दी जाए तो होने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1 के अंदर रहेगा 50% हेमोफीलिया ग्रस्त मादा, बी ऑप्शन के अंदर रहेगा 50% हेमोफीलिया ग्रस्त पुरुष, और सी ऑप्शन रहेगा ए व बी दोनों, और लास्ट वाला रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोलो आप क्या कर पाओगे? सी ऑप्शन। हाँ या ना? यस। तो सभी विद्यार्थी देख लीजिए क्या होगा। शाबाश परी ठाकुर जी, बहुत ही अच्छा सर, 50-50 होगा। यस, क्या बात है। अभी बिश्नोई जी, यस शाबाश, बहुत अच्छा। इसका मतलब सभी विद्यार्थी आंसर तो सही दे रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं सब घर बैठे हैं और आंसर अच्छी तरीके से, चलो पढ़ाई अच्छी करो, आंसर अच्छे दो, जहां समस्या है आप पूछिए। क्लियर है विद्यार्थियों? चलो अब देखो विद्यार्थी, इसके अंदर अपन बात करें तो एक चीज आपको लिखनी है, नोट लगा करके लिखना है कि इसको विद्यार्थियों स्टीफन, जो नाम था एक साइंटिस्ट का, क्रिसमस, क्यों कहा गया इस रोग को क्रिसमस? तो स्टीफन क्रिसमस एक साइंटिस्ट था, उसके अंदर 9 नंबर का, कितने नंबर का? 9 नंबर का रुधिर स्कंदन कारक। क्लियर है? 9 नंबर का रुधिर स्कंदन कारक क्या था? अनुपस्थित। रुधिर स्कंदन कारक जो था विद्यार्थी वो इसके अंदर क्या था? अनुपस्थित था। तो इसी के नाम की आधार पर 9 नंबर का रुधिर स्कंदन कारक अनुपस्थित किस साइंटिस्ट के अंदर था? स्टीफन क्रिसमस। कौन सा बताओगे? स्टीफन क्रिसमस। नाम याद रखना, पूछ सकता है आपको। स्टीफन क्रिसमस साइंटिस्ट था विद्यार्थियों, स्टीफन क्रिसमस साइंटिस्ट था। इसके अंदर विद्यार्थियों 9 नंबर का रुधिर स्कंदन कारक अनुपस्थित। इसी के नाम के आधार पर रोग का नाम क्या रखा गया? क्रिसमस रोग रखा गया। क्या रखा गया? क्रिसमस रोग। तो हेमोफीलिया के अंदर 4 क्वेश्चन आपको फिर से मैं पूछूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? यदि हेमोफीलिया से ग्रस्त पुरुष हो तो उसमें रुधिर का थक्का शीघ्रता से बनता है क्या? नहीं। हाँ या ना? यस। अच्छा, इसके अंदर वाहक का कार्य कौन करता है? मादा। प्रभावी कौन होता है? पुरुष। ये कैसे होता है बता दिया। अब आपको ये भी बता दिया किसका सिंबल क्या होता है। सामान्य पुरुष का सिंबल क्या होता है? अच्छा, वाहक की मादा का सिंबल क्या होगा? अच्छा, हेमोफीलिया से ग्रस्त पुरुष का सिंबल क्या होता है? और हेमोफीलिया ग्रस्त मादा का सिंबल क्या होगा? अच्छा, ये आपसे पूछा जाए कि स्टीफन क्रिसमस के अंदर कितने नंबर का
रुधिर स्कंदन कारक अनुपस्थित था 9 नंबर का, इसलिए इस रोग का नाम रखा गया क्या, क्रिसमस रोग। क्लियर है क्या? यस अनु जी शाबाश, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, शाबाश बहुत अच्छा। चलो अच्छी बात है विद्यार्थियों, बहुत अच्छा। तो ये था विद्यार्थियों आपका हीमोफीलिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिजीज है विद्यार्थियों वो आता है आपका, कौन सा आएगा 3 नंबर पे, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्लियर है? यहां से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता था एग्जाम के अंदर, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? जब कोशिका का नाम आ रहा है तो आपको पता है कि जब आरबीसी का निर्माण होता है तो आरबीसी का निर्माण एक तो विटामिन किसके द्वारा होता है, B9 के द्वारा होता है, और एक B12 के द्वारा होता है। B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड और B12 का होता है साइनोकोबालेमिन। दोनों के द्वारा किसका निर्माण होता है, आरबीसी। और जब इनकी कमी हो जाए, रुधिर की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, विटामिन B9 की कमी हो, आयरन की कमी हो, उन सबसे विद्यार्थी कौन सा रोग होता है, एनीमिया। 2017 एलडीसी एग्जाम के अंदर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। आपको यहां से पूछा जाएगा आपका जो रुधिर होता है विद्यार्थियों, क्लियर है? रुधिर के अंदर विद्यार्थियों कमी किसकी हो, हीमोग्लोबिन की। किसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर विद्यार्थियों धातु कौन सी होती है, आयरन। कौन सी धातु होती है, आयरन धातु। और आयरन धातु का प्रतीक आप सभी को पता है क्या होता है, आयरन का प्रतीक होता है Fe। क्या होता है, Fe। बोलो क्लियर है क्या, हाँ या ना? यस, इसका प्रतीक होता है Fe। इसी विद्यार्थियों आयरन धातु को एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि सौसन्य वर्णक के नाम से किस धातु को जाना जाता है, आयरन धातु को जाना जाता है। सौसन्य वर्णक, जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी हैं सबको पता होना चाहिए कि सौसन्य वर्णक के नाम से किस धातु को जाना जाता है, आयरन धातु को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, आयरन को। शाबाश, रक्त की कमी हो जाएगी सर, यस बहुत अच्छा। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी होती विद्यार्थी जो आपकी आरबीसी होती है, क्या, आरबीसी। आरबीसी को कहा जाता है विद्यार्थियों क्या, लाल रुधिर कणिकाएं। और इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। बोलो क्लियर है क्या? इस आरबीसी का लाइफ साइकिल कितने दिन तक होता है, 120 दिन तक। कितने दिन तक होता है, 120 दिन तक होता है। अब आरबीसी की विद्यार्थियों रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी हुई, कमी होती आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी की जो आकृति होती है वो कैसी हो जाएगी, हास्याकार। कैसी हो जाएगी, हास्याकार। आरबीसी की आकृति यदि हास्याकार हो जाए विद्यार्थियों, या हास्याकार बोला जाता है दंतली नुमा संरचना। कैसी संरचना, दंतली नुमा। दंतली नुमा जानते हो ना, जैसे अपन घर पे या खेत के अंदर या कुएं पे जैसे बाजरा वगैरह काटते हैं तो दांतली वगैरह, इसकी स्ट्रक्चर विद्यार्थियों इस प्रकार से होती है, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये किस प्रकार से हुई, दंतली नुमा। तो आपको पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हुई सर, हीमोग्लोबिन से आरबीसी की जो आकृति होती है वो हास्याकार हो जाती है। अर्थात रुधिर की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है, सिकल सेल एनीमिया। बोलो क्लियर है क्या? इसके बाद अपन आगे चले तो नेक्स्ट डिजीज आता है आपका थैलेसीमिया। कौन सा आता है, थैलेसीमिया। आपको विद्यार्थियों ये भी दे सकता है, यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है थैलेसीमिया के अंदर से कि थैलेसीमिया जो होता है ये किसके कारण होता है, ये भी रुधिर की कमी से ही होता है। किसके कारण होता है, रुधिर की कमी से। लेकिन ऑप्शन में देखा विद्यार्थियों क्या कि आपको पूछा जाए कि रुधिर में जब O2 की कमी हो, आपकी रुधिर के अंदर रुधिर जो होता है इस रुधिर में किसकी कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और ऑक्सीजन की जब कमी हो विद्यार्थियों तो उत्पन्न रोगों को क्या कहा जाता है, थैलेसीमिया। या तो ऑप्शन आपको ये दे सकता है और या फिर आपको दे सकता है रुधिर की कमी के द्वारा। रुधिर की कमी के द्वारा और कौन सा रोग होता है, तो रुधिर की कमी से विद्यार्थियों आप थैलेसीमिया बताओगे, हाँ या ना? तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी की आकृति कैसी होती है, कैसी होगी विद्यार्थियों, हास्याकार हो जाएगी। ओके, यस दीपक खत्री जी, हास्याकार। ओके, बहुत ही अच्छा, क्लियर। और यहां आपको पूछा जाए थैलेसीमिया के अंदर क्या होगा, तो रुधिर की कमी होते ही उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो दोनों फैक्टर किस रोग को दर्शाते हैं, थैलेसीमिया को। बोलो क्लियर है क्या? इसके बाद में अब देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। इंपोर्टेंट जेनेटिक्स जो डिजीज होता है, गुणसूत्रीय विकार के कारण जो उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है सिंड्रोम। क्या कहा जाता है बच्चों, सिंड्रोम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पिछली बार भी एग्जाम के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से निकले गए थे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंड्रोम है क्या, सिंड्रोम किसे कहा जाता है, तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन का होना किस रोग को दर्शाता है, सिंड्रोम को। किस रोग को दर्शाता है, सिंड्रोम। जागो ग्राहक, जागो, नींद ना लेओ, जागो पढ़ो, हाँ या ना? सिंड्रोम क्या होता है, तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन का होना। किसका होना, परिवर्तन।
गुणसूत्र जो होता है उस गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अब एक बात बताना कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन तो होगा, लेकिन ये परिवर्तन से आप क्या समझते हो, गुणसूत्र की संख्या में या तो कमी हो और या फिर वृद्धि हो, हाँ या ना, यस, तो उसी को ही कहा जाता है परिवर्तन। क्लियर। अब उसका नाम होता है सिंड्रोम। तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि। अब आपको पूछा जाएगा कि ये सिंड्रोम जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से सिंड्रोम का प्रकार है। तो सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, शाबाश। पहला कौन सा होता है, क्राइकेट। कौन सा सिंड्रोम होता है, क्राइकेट। सिंड्रोम का पहला प्रकार होता है विद्यार्थियों क्राइकेट। कौन सा होता है, क्राइकेट सिंड्रोम। बोलो क्लियर है क्या, यस, क्राइकेट सिंड्रोम। 2 नंबर पे विद्यार्थी इसकी बात करना चाहिए अपन सिंड्रोम की, तब आप कह सकते हो कौन सा सिंड्रोम बताओगे, डाउन सिंड्रोम। कौन सा बताओगे, डाउन सिंड्रोम, हाँ या ना, यस। डाउन सिंड्रोम को विद्यार्थियों किस नाम से जाना जाता है, मंगोलिज्म। याद रखना ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जिसे मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है, कौन सा होता है, डाउन। कौन सा होगा विद्यार्थियों, डाउन सिंड्रोम होगा। इसके बाद में विद्यार्थियों अपन जैसे चर्चा करें 3 नंबर पे, वो आता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा आता है, एडवर्ड सिंड्रोम। क्लियर है क्या। और 4 नंबर पर विद्यार्थियों अपन चर्चा करें तो बहुत ही अच्छा है, इसको आप कभी भूलते ही नहीं हो, पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, पटाऊ, हाँ जी, आपकी आवाज में दम है। क्लियर। और अपन आगे चले तो नेक्स्ट आता है क्लाइनफेल्टर। कौन सा आता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हाँ या ना, यस। अब देखो ये क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है विद्यार्थियों, ये किसके अंदर होता है, नर में होता है या मादा में, नर के अंदर होता है। अच्छा, इसके बाद में अपन आगे देखें तो नेक्स्ट जो सिंड्रोम होता है वह सिंड्रोम है टर्नर। कौन सा है, टर्नर। अब आपको पूछा जाए कि टर्नर सिंड्रोम है ये किस में होता है, आप बताओगे मादा में होता है सर। किस में होता है, मादा के अंदर। नेक्स्ट सिंड्रोम की बात करें तो एक होता है विद्यार्थी सुपर मेल। कौन सा होता है, सुपर मेल। और इसके बाद में और देखें तो एक होता है आपका सुपर फीमेल। कौन सा होता है, सुपर फीमेल। तो मुझे बता दीजिए कि सिंड्रोम विद्यार्थी टोटल कितने प्रकार के हो गए, 8। कितने प्रकार के, 8। पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है, अच्छा, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है, पांचवा कौन सा होता है, छठवां कौन सा होता है, सातवां कौन सा होता है, आठवां कौन सा होता है। एक बार वापस बोलिए, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, छठवां कौन सा होगा और सातवां कौन सा होगा, आठवां कौन सा होगा। आपको पूछा जाएगा सिंड्रोम जो है ये गुणसूत्री विकार के कारण या गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से कौन सा लक्षण प्रकट होता है सिंड्रोम का। बोलो क्लियर है क्या। चलो अब इनमें से जो भी जितना भी पढ़ाया गया है एक बार इनमें से अपन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर सभी विद्यार्थी देंगे, जितने भी लाइव विद्यार्थी हैं सभी इसका आंसर बताएंगे जी। क्लियर है, यस बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, क्लियर है। जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग है, सीधा क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोग है। इनमें से आपको देखना है और फिर बताना है कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है, मतलब बैक्टीरिया डिजीज के बारे में पूछ रहा है आपको। पहला आपके पास ऑप्शन में दे रखा है एड्स, दूसरा ऑप्शन में आपके पास दे रखा है विद्यार्थियों चेचक, चेचक। तीसरा ऑप्शन के अंदर दे रखा है मलेरिया, क्या दे रखा है, मलेरिया। 3 नंबर पे दे रखा है मलेरिया। 4 नंबर पे विद्यार्थियों आपके पास दे रखा है यहाँ पे हैजा, क्या दे रखा है, हैजा। ऑप्शन आपको बता रहे हैं आंसर क्या होगा, क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, डी। कन्फर्म है क्या। अच्छा फटाफट बताइए बाकी के विद्यार्थी जितने भी लाइव हैं क्या आंसर होगा। हाँ जी ज्योति भाटी जी, यस बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, शाबाश। चलो सुभाष चौधरी जी, ओके क्या बात है, सभी ने अच्छा आंसर दिया है। सी आंसर, सी तो गलत है मुन्ना। जीवाणु जनित रोग ये पूछा गया है कि जीवाणु जनित रोग होता है, तो जीवाणु जनित रोग की टेबल आपको बताई थी। देखो आंसर क्या होगा, आंसर बता देते हैं, इसका हैजा होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, हैजा। ये तो पता चल गया कि आंसर हैजा होगा, लेकिन बाकी की आपकी 3 ऑप्शन है ये नहीं है, तो क्यों नहीं है सर। देखो एड्स जो होता है विद्यार्थियों ये वायरस डिजीज है, कैसा डिजीज है, वायरस डिजीज। एड्स विद्यार्थियों वायरस डिजीज है।
चेचक आपसे पूछा जाए तो चेचक भी कैसा है, वायरस डिजीज होता है। कैसा होता है, वायरस डिजीज। मलेरिया है, ये विद्यार्थियों प्रोटोजोआ जनित रोग है विद्यार्थियों। कैसा रोग है, प्रोटोजोआ। तो मुझे बताओ ये हो सकता है क्या, नहीं। पूछा क्या जा रहा है, जीवाणु जनित रोग। इसका मतलब इसको मारो गोली, हाँ या ना। और आंसर है हेजा। क्यों है, इसलिए है, नहीं है इसलिए नहीं है। क्लियर है। तो आप देख लो, जिसने डी बताया है उसका सही है और जो ए बता रहा है उसका गलत है। शाबाश, यस, मजा आ गया। चलो अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे फिर आ रहे हैं, देखते हैं कौन सही बताता है और कौन गलत बताता है। क्लियर है। आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं किसका सही आता है किसका गलत आता है। सुमेलित कीजिए, आपको एग्जाम में मिलता है, सुमेलित कीजिए, हाँ या ना, यस। क्वेश्चन है आपके सामने, सुमेलित कीजिए। देखते हैं कौन सही बताता है और कौन गलत। पहला, टाइफाइड, टाइफाइड। दूसरा है टीबी, दूसरा है टीबी। तीसरा है विद्यार्थियों आपके पास एड्स। और 4 नंबर पे है विद्यार्थियों आपके पास पीलिया। क्लियर है। सुम्मिलित करना है आपको, सुम्मिलित करना है कि कौन सा रोग किससे संबंधित है। क्लियर है, यस। तो यहां पे ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपके पास कम 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 जीवाणु द्वारा। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों जीवाणु द्वारा। क्लियर। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों यहां पे दिया जा रहा है विषाणु द्वारा। और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है आपको विषाणु द्वारा। क्लियर है, यस। आप देखो, आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो सकते हो। पहले आप ध्यान से सुनिए, पूछ कैसे रहा हूं। क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछा जाएगा। सुम्मिलित कीजिए। आपको यहां दे रखा है टाइफाइड, टीबी, एड्स और पीलिया। टाइफाइड कौन सा रोग है, किससे ग्रसित होता है। टीबी है, ये किससे संबंधित है, एड्स किससे संबंधित है और पीलिया किससे संबंधित है। क्लियर है। इसके अंदर आपको सुम्मिलित करना है। ऑप्शन मिलेगा नहीं, आप सीधा सीधा मुझे बता दीजिए कि टाइफाइड है वो किससे संबंधित है। टाइफाइड इनमें से किससे संबंधित है, जीवाणु जनित रोग होता है या फिर वायरस जनित रोग। बोलो क्लियर है क्या। तो इसका मतलब इसके सामने जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन सही है, हाँ या ना, यस। टीबी जो होता है ये किससे संबंधित होता है, जीवाणु या विषाणु से, जीवाणु से। इसके सामने जो ऑप्शन लिखा है सही है क्या, यस। अच्छा, एड्स जो होता है ये वायरस जनित रोग होता है या फिर बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस। तो बोलो ये ऑप्शन सही है कि इसके सामने वाला, यस। और पीलिया जो रोग होता है किससे संबंधित होता है, वायरस से। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो टाइफाइड होता है, इस टाइफाइड को किस नाम से जाना जाता है। टाइफाइड का दूसरा क्या नाम होता है विद्यार्थियों, यस बताइए। शाबाश, ग्रेड 2 चेट 8 प्रकार के सिंड्रोम। ये टाइफाइड का दूसरा नाम क्या होता है, तपेदिक। तपेदिक होता है क्या, नहीं, गलत बताया आपने आंसर। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या होता है, मोतीजरा या मयादी बुखार। क्या होता है, मोतीजरा या मयादी बुखार, हाँ या ना। यदि ऑप्शन में ये दे देता कि टाइफाइड को किस नाम से जाना जाता है, तब ऑप्शन में आपको मिलता मयादी बुखार, हाँ या ना। दूसरा टीबी, टीबी को कहा जाता है मुन्ना तपेदिक। क्या कहा जाता है, तपेदिक। और देखो एड्स जो होता है इसका कारक होता है एचआईवी। क्या होता है, एचआईवी। और पीलिया को किस नाम से जाना जाता है, जॉन्डिस। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, अपना क्वेश्चन वहां पे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, हाँ या ना। एक क्वेश्चन का आंसर आप और बता दीजिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बता पाता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे। छोटी माता, कौन सी माता, छोटी माता के नाम से किसे जाना जाता है, छोटी माता के नाम से किसे जाना जाता है। क्लियर। ऑप्शन देखना, यदि ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो ऑप्शन बता देना कौन सा है। ओके, पहला है चेचक। कौन सा है, चेचक। दूसरा कौन सा होता है, चिकन पॉक्स। तीसरा है विद्यार्थियों रेबीज, रेबीज। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों उपरोक्त सभी। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिसको उपरोक्त सभी का ऑप्शन भी
चाहिए, हाँ या ना? यस। जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते हैं उनको ऐसे क्वेश्चन की जरूरत है, ऐसे ऑप्शन आए देखे उपरोक्त सभी पे टिक मारेंगे, ये लो मेरा सही है, इसलिए वो गलत करेंगे, तुम्हारा तभी तो सिलेक्शन होगा, हाँ या ना? यस। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? छोटी माता के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी? ए होगा, डी होगा, पक्का फाइनल है क्या? यस। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। चिकन पॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? छोटी माता। जबकि चेचक होता है विद्यार्थियों बड़ी माता। कौन सी माता होती है? बड़ी माता। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और रेबीज जो होता है विद्यार्थियों ये तो हाइड्रोफोबिया होता है, और हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है व्यक्ति का जल से डरना, हाँ या ना? इसका मतलब ये भी नहीं है। उपरोक्त सभी कैसे होगा? ये भी नहीं है। आंसर तो क्या होगा? चिकन पॉक्स होगा। बोलो क्लियर है क्या? जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छी तरीके से याद किया जाए, उसको समझा जाए। लाइव क्लास का मतलब यही होता है, फालतू कमेंट्स नहीं होती लाइव क्लास के अंदर। अच्छी तरीके से समझो और उसका आंसर दो। क्लियर है? बाकी की चर्चा करेंगे विद्यार्थियों कल की कक्षा के अंदर। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। राधे राधे। बोलो हारे के सहारे की जय।